डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आइए आज हम लोग बिहार एस्टेट की जो परीक्षा मार्च में आयोजित होने वाली है उसके संदर्भ में आज हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। और ये परीक्षा जो है आपकी उच्च माध्यमिक वर्ग यानी जो पीजीटी है और विषय है आपका पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान, और इसी को आप पेपर 2 बोलते हैं या कक्षा 11 से 12 के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा है पॉलिटिकल साइंस के लिए। इसमें ये जो है पुस्तक है किसके निर्देशन में लिखी गई है, जो डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस हैं उन्हीं के निर्देशन में इसको संपादित किया गया और पब्लिकेशन है प्रभात पब्लिकेशन। आप चाहें तो इसको ऑफलाइन भी ले सकते हैं। तो आइए बिना देर के सॉल्व करते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट है आज का, प्रैक्टिस सेट 1, और उसका पहला क्वेश्चन है। देखिए एक और चीज़ हम आपको बता दें, जो आपका बिहार एस्टेट का पेपर पिछली बार हुआ 2023 में, तो पेपर ज़्यादा टफ नहीं था। अगर समझना हो तो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहे तो विजिट करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी जारी रखिए उसी क्रम में जिसमें आप अपनी बेहतर तैयारी करते हैं, क्योंकि अगस्त में इसकी परीक्षा होने वाली है, बहाली की परीक्षा होने वाली है। तो अगर आपकी तैयारी अभी से है, रफ्तार अभी से है, तो उस टाइम आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और हाँ, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक संविदावादी विचारक की नहीं है, यानी जो सामाजिक समझौते से संबंधित विचारक है उनकी कौन सी पुस्तक नहीं है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपको पता ही है, ये रूसो की रचना है। लेवियाथन जो हॉब्स की रचना है। ऑन लिबर्टी ये जेएस मिल की रचना है। और टू ट्रीज ऑन गवर्नमेंट ये लॉक की रचना है। तो ऑन लिबर्टी किसकी रचना है? मिल की रचना है, जेएस मिल की। तो ये समझौतावादी विचारक नहीं था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसका कथन है कि निर्णय विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है? ये किसका कथन है? ऑप्शन देखिए आप, ये जो है टेरी मैकफार्लैंड या हर्बर्ट साइमन या R.A. क्लियंस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, R.A. क्लियंस। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकरण है, कुल कितने अधिकरण है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में? तो कुल 15 अधिकरण है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? कौन सा उद्देश्य? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। तो इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है आर्थिक स्वतंत्रता की प्रस्तावना में इसका सम्मिलित नहीं किया गया है, बाकी तीनों है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक वर्गीय संरचना है या राज्य केवल श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्य में संपूर्ण समुदाय का प्रतिनिधित्व होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो जितने भी मार्क्सवादी हैं उनका कहना था कि राज्य एक वर्गीय संरचना है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था, यानी एक्सट्रीमिस्ट नहीं था या उग्रवादी नहीं था? तो जो आपकी गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये उग्रवादी थे, अतिवादी नहीं थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से किसने उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में व्याख्यायित किया है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रांसिस फुकुयामा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कि निम्नलिखित में से कौन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कट्टर आलोचक है? तो ऑस्टिन का जो एकलवादी संप्रभुता का सिद्धांत दिया गया उसका कट्टर आलोचक कौन है? तो हराल्ड जोसेफ लास्की है। नहीं, लास्की तो बाद में आया। इसका सही आंसर होगा सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कट्टर आलोचक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसको आपको एक सूची से दूसरी सूची को मैच करना है और कौन किससे संबंधित है। तो मार्गन्थाउ है आपके यथार्थवादी संप्रदाय से, और जो बर्नार्ड कोहेन है ये आपके निर्णय निर्माण उपागम
और मार्टिन का प्लान व्यवस्था सिद्धांत, और इमाइल बर्ड जो है खेल सिद्धांत से संबंधित है। इस हिसाब से जो आपका सही ऑप्शन होगा ए राइट आंसर होगा। 10वां प्रश्न देखिए कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया। तो संसद में पहला लोकपाल विधेयक सन 1968 में प्रस्तुत किया गया, लेकिन पारित न हो सका। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत जेम्स प्रथम सही है। शक्ति प्रथम सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत ओपनहाइमर। पितृ सत्तात्मक सिद्धांत ये गलत है, ये हेनरी मैन का आएगा। मात्र संतात्मक आइवर जंक्स का है, ये सही है। तो तीसरा डिसमैच है, तीसरा सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी भूलना नहीं। जब नेट का एग्जाम देंगे आप, कहीं हो सकता है कहीं अगले एग्जाम में आपसे पूछा जा सके, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा कि संयुक्त राष्ट्र ने जो आपका 1976 से लेकर 85 तक का जो दशक है, इसको महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया है। महिलाओं के दशक के रूप में 1976 से 85 को घोषित किया गया, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित बनो, यह किसका दिया हुआ नारा है। तो ये जो नारा है बहुत फेमस है, तो ये नारा BR अम्बेडकर के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कौन सा जोड़ा इसमें से सही नहीं है। तो मॉस्का द रूलिंग क्लास सही है। पेरेटो माइंड एंड सोसाइटी इसकी पुस्तक है। रॉबर्ट मिशेल पॉलिटिकल पार्टी की पुस्तक है। वेल्थ ऑफ नेशन एसएम लिप्सेट की पुस्तक नहीं है, बल्कि एडम स्मिथ की पुस्तक है। स्मिथ साहब की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन, तो ये गलत है, तो इसका सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है। तो लोक निगम का उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है, संसद के प्रति होता है। ये भी मैच करना है आपको। सम्मिलित करना है। महात्मा गांधी जो है आपके, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, हिंद स्वराज इनकी पुस्तक है। और BR अम्बेडकर एनालिसिस ऑफ कास्ट। MS गोलवलकर जो है बंच ऑफ थॉट्स इनकी पुस्तक है। VD सावरकर हिंदुत्व पुस्तक इन्होंने लिखा। तो इस हिसाब से जो सही आंसर होगा जो वो है आपका बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 कि संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित महासचिवों को उनकी नियुक्ति के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है ये। तो यूथॉन जो इनका कार्यकाल है 1961 से लेकर 1971 तक है। और कुर्ट वाल्डेम जो है इनका कार्यकाल 72 से लेकर 81 तक है। और डी डिगवेली जो है इनका कार्यकाल है आपका 1946 से लेकर 1952 तक। और डैग हैमरशोल्ड का जो कार्यकाल है 1953 से लेकर 1961 तक। इस हिसाब से जो इसका सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सत्ता के सहमति मॉडल की रचना किसने की। तो सत्ता के सहमति मॉडल की रचना ये चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसने कहा कि युद्ध पुरुष के लिए वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व है। ये फेमस कोट है पॉलिटिकल साइंस का, ये कथन आपका मुसोलिनी का है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ। ये उस टाइम आपके PV नरसिम्हा राव सरकार में थे, वही प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। इस वक्तव्य का संबंध किससे है। ये जो वक्तव्य है आपका ये आदर्शवादियों से संबंधित है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है। तो बाकी तो तीनों है, लेकिन जो हस्तक्षेप है ऑप्शन डी, ये शक्ति संतुलन
स्थापित करने का साधन नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है। मिल ने अपने विचार किस रचना में प्रकट किए। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जानबूझ के पूछे जाते हैं ताकि आप गलत करें। तो ऑप्शन ए होगा ऑन लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 24, पॉलिटिक्स अमंग नेशन पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा। तो ये भी फेमस पुस्तक है, क्योंकि इसी में ये पुस्तक हेंस जे मार्गनथाउ के द्वारा लिखी गई और इसी में उन्होंने जो यथार्थवादी सिद्धांत है उसमें प्रतिपादित किया उसको। अगला प्रश्न देखिए 26, 25, निम्नलिखित में से कौन सी विद्या कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विधाओं में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सी विधा इसमें सम्मिलित नहीं है। तो 4 प्रकार की बात करता है, एक अनुच्छेकी, त्रयी, वार्ता और दंड। तो इसमें जो निरुक्त है वो शामिल नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, अनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया। तो ये अरस्तु ने सर्वप्रथम अनुपातिक सिद्धांत प्रतिपादित किया, अनुपातिक समानता, प्रोपोर्शनल जो इक्वलिटी है उसके रूप में। क्वेश्चन नंबर 27, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसे संशोधित किया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो जो पहली अनुसूची है उसमें आपको संशोधन करना पड़ेगा, यदि अगर आप संघ में कोई नए राज्य का निर्माण करते हैं तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, पहली अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 28, जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है। तो ये प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, पुलिस अधीक्षक भी उसके अधीन होता है। तो कई लोग इसको एसपी को भी टिक लगा देंगे, नहीं, लेकिन इसका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिलाधिकारी सामान्य प्रशासन व्यवस्था को काम करने इसी के ऊपर जिम्मेदारी रहती है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है, किस पर आधारित है। तो सरकार के तीनों अंगों के मध्य सत्ता पृथक्करण में जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसमें आपका जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यानी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली उसी पर आधारित है, सत्ता पृथक्करण पर, जैसा कि यूएस में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। देखिए ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी अनुच्छेद पढ़ लेते हैं लेकिन जो लास्ट के 4-5 अनुच्छेद है आप नहीं पढ़ते। तो अब ट्रेंड चला है कि जो आप लोग नहीं पढ़ते, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं आता, वही पूछा जाता है आपसे। तो इसका जो सही आंसर है वो है 393 में इसका ये है कि संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है। ये प्रश्न भी कौन स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे के विरोधी है, ये आपको याद करना होगा। कौन कौन से विचारक किसके समर्थक है, कौन कौन से विचारक किसके विरोधी है। तो 31 का आंसर होगा आर.एच. टोनी कहता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की पूरक है, बाकी टॉकविले, हेग और बर्लिन एक दूसरे को विरोधी मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है। तो ये है आपके राज्य का उच्च न्यायालय जो होता है हाई कोर्ट, उसके अधीन जिला और सत्र न्यायालय या न्यायाधीश कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है। तो आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता आपके ग्राहम वॉलेस है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, किसने कहा यूनान में एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया। यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया, रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया। तो ये किसका कथन है। तो ये कथन आपका गेटल महोदय का है। अगला प्रश्न देखिए 35 कि किसने कहा कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है। ये भी क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये कथन आपका महात्मा गांधी का है। 36 देखिए कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर है मुख्यतः क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है मुख्यतः शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 37 जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक थे। तो जयप्रकाश नारायण जो है आपके संपूर्ण क्रांति के प्रतिपादक थे, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है। तो संसदीय शासन का लक्षण कौन सा नहीं है, तो संसदीय शासन में आपका दोहरी कार्यपालिका होता है और प्रधानमंत्री का नेतृत्व और सामूहिक उत्तरदायित्व, ये तीनों ही संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं। लेकिन विधायिका एवं कार्यपालिका पूर्ण पृथक ये संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है, बल्कि अध्यक्षात्मक शासन पाने की विशेषताएं, जैसा कि आपका अमेरिका में देखने को मिलेगा। इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्न में से कौन सा भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है। जो स्टाफ और एजेंसी, जो सूत्र और अभिकरण भी आपको पढ़ना होगा, उसी में सहायक अभिकरण भी आते हैं। ऑक्सिलरी जो एजेंसीज है ये भी शामिल होती है। इसमें से कौन सा सहायक अभिकरण का उदाहरण है। तो याद रखिए कि जो सहायक अभिकरण क्या होते हैं लोग, कि मुख्य कार्यपालिका के कार्यों में सहयोग देने वाले कर्मचारियों के दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे स्टाफ तथा सूत्र। इस प्रकार पूरे संगठन को दो प्रकार की इकाइयों में बांटा जा सकता है। एक स्टाफ की इकाइयाँ होती हैं जिनका कार्य परामर्श देना होता है, दूसरी सूत्र की इकाइयाँ जो वास्तव में नीतियों को लागू करती हैं। आपको तो भारतीय सरकार में सहायक अभिकरण केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये सब शामिल है। तो सहायक अभिकरण का उदाहरण कौन सा है, ये आपका जो केंद्रीय सार्वजनिक CPWD यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो होता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जैसे कि UGC, ये सब आपकी सहायक अभिकरण में शामिल है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये पंक्तियां किस पुस्तक में है। तो ये पंक्तियां तो कार्ल मार्क्स की है, लेकिन किस पुस्तक में है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में है। आपको याद रखना होगा, तो बी राइट आंसर होगा। 41 देखिए कि न्यायिक प्रलोभन की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से हुई। तो जो जुडिशियल रिव्यू है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है कहाँ से हुई, तो आप सभी को पता है संयुक्त राज्य अमेरिका USA से हुई। क्वेश्चन नंबर 42, एक कठोर संविधान वह है जो कौन सा, एक कठोर संविधान वह है जो समान विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 43 देखिए, कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, यह ईश्वर तथा विवेक की विशुद्ध वाणी है। यह परिभाषा किसने दी है। तो ये परिभाषा बेहद महत्वपूर्ण है। ये कथन जो परिभाषा है अरस्तू की है। 44 ये आपको मैच करना है। तो यूरोपियन समाजवाद की जो बात है उनसे कौन कौन से संबंधित, और ये बेहद महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या पॉलिटिकल साइंस की विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए बेहद जरूरी है कि आपको आना चाहिए। इसको कहीं एक जगह नोट कर लीजिए आप। तो यूरोपियन समाजवाद के समर्थक कौन है, सेंट साइमन। और फेबियन जो समाजवाद है सिडनी वेब है। और वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स। और श्रेणी समाजवाद GDH कोल। इस हिसाब से जो आपका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए कि भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम किस अधिनियम या किस एक्ट के द्वारा किया गया। तो यह है चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारत में गवर्नर जनरल के पद की स्थापना की गई। और पहले गवर्नर जनरल कौन है भारत के, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न, ये सूची है आपको मैच करना है। ये प्रश्न जो है आपका पिछले वाले एग्जाम में आ चुका है। तो जो आपका FMCT है ये किससे संबंधित है, तो व्यापक विनाश के हथियारों के अप्रसार से संबंधित है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आपका ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ट्रिप्स जो है आपका विश्व व्यापार से संबंधित है। और WSF ये जो है आपका वैश्विक सामाजिक आंदोलन से संबंधित है। इस हिसाब से जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये सही सुमेलित नहीं, इसमें से पूछा आपको सुमेलित कौन सा नहीं है। कि मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट से संबंधित है, सही है। मोहम्मद अली जिन्ना यानी MA जिन्ना खिलाफत आंदोलन से संबंधित नहीं है, बल्कि उन्होंने इसका विरोध किया था, यही सुमेलित नहीं है। बाकी आपके गांधी चंपारण आंदोलन सही है। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक सही है। तो इसका सही आंसर बी, ये सुमेलित नहीं है।
48 देखिए, लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है? तो जितने भी जो आपके लोक निगम हैं वो केवल और केवल सार्वजनिक जवाबदेहिता का कार्रवाई दक्षता के साथ मिश्रण होता है इन लोगों का। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 49 कि ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है? तो ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको हमेशा इसको याद रखना चाहिए। तो लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता सिद्धांत की व्याख्या की है। लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। क्वेश्चन नंबर 50 है, शांति के लिए एकता प्रस्ताव से संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अभिकरण की शक्ति में वृद्धि हुई? ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है। तो इसकी महासभा जो अभिकरण है उसकी एजेंसी, उसकी शक्तियों में इजाफा हुआ। क्वेश्चन नंबर 51, दबाव समूह निम्न में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? तो जितने भी प्रेशर ग्रुप होते हैं वो संगोष्ठी करते हैं, लॉबिंग करते हैं और प्रचार करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो ऑप्शन डी होगा कि ये लोग ये चुनाव लड़ने का तरीका नहीं अपनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प विकास को समझाने के लिए डिपेंडेंसी थियरी का विचार किसने प्रस्तुत किया? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आप इसको नोट कर लीजिएगा। कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो उनके आने की प्रबल संभावना रहती है, वो आपसे पूछे ही जाते हैं। देखिए, जो डिपेंडेंसी थियरी है इसको प्रस्तुत करने वाले समीर अमीन है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए कि प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था थी। ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका जॉन लॉक का है। क्वेश्चन नंबर 54 कि छावनी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? तो याद रखिएगा, जो छावनी बोर्ड है वो आपका कि इसे कार्यपालिका प्रस्ताव के द्वारा निर्मित किया गया है, बिल्कुल नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा कि छावनी बोर्ड के संबंधित में से क्या सही नहीं है, ये होगा कि कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्मित किया गया, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है? तो याद रखिए, जो इसमें ऑप्शंस देखिए, बोधा जो है संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का समर्थक है, न कि बहुलवादी सिद्धांत का। तो जितने बहुलवादी होंगे एकलवाद के विरोध करेंगे और जितने एकलवादी होंगे वो बहुलवाद का विरोध करते हैं। ये चीज समझना है आपको। तो ऑप्शन सी होगा बोधा। क्वेश्चन नंबर 56 की निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए? कौन सा विधेयक है वो? तो है आपका संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन ए। 57 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक के जो सदस्य हैं उसका जो फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए कि बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें जो आपके शामिल देश है बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका और भूटान और नेपाल। तो इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है आपका? स्पेन। यूपीएससी के अध्यक्ष संघ लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 6 वर्ष होता है। 59 देखिए, निम्नलिखित में से किसने समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति का विचार प्रतिपादित किया? ये थे आपके माओ त्से तुंग। डियर स्टूडेंट, फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक करें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पिछली बार के जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं, जो कंटेंट अवेलेबल हुआ है, उससे बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। आप नहीं विश्वास है तो आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। और कोई चीज़ का प्रचार प्रसार नहीं करना है, जो लोग पढ़ेंगे कहीं से भी पढ़िए, बस आपका सिलेक्शन होना चाहिए। मेरा खुद का अनुभव है, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 कि 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि घटनाएं अब तो आपसे पूछा जाता, ये नहीं पूछा जाता क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ, लेकिन ये आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता उस दरमियान नेता कौन से थे। तो क्यूबा मिसाइल संकट के समय कौन यूएस का राष्ट्रपति था? तो जॉन एफ कैनेडी थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था
कैसी थी? तो हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था जो है कि पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों है, यानी जो उसका प्राकृतिक अवस्था है तो उसमें न तो राजनीतिक व्यवस्था थी और न ही समाज था। और जब लॉक का प्राकृतिक अवस्था पढ़ेंगे तो कहता है सामाजिक तो है लेकिन राजनीतिक अवस्था नहीं थी। दोनों चीज आपको क्लियर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है हेयर प्रणाली का तात्पर्य क्या है? तो ये जो आपका हेयर प्रणाली है ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली बोलते हैं, सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम। ये ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है शक्ति अभियान का सिद्धांत किसने दिया? तो शक्ति अभियान का जो सिद्धांत है वो सी राइट मिल्स के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 64 किसका मत है कि आंतरिक संगठन स्वायत्तता कार्यों या कार्य पद्धतियों किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न नहीं होते हैं? तो 64 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर पी एल डी वाइट। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो आपका अनुच्छेद 108 है उसको आपको पढ़ना चाहिए सर। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लेकिन आहूत राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बहुलवादी महत्व देते हैं, बहुलवादी किसको महत्व देते हैं? तो याद रखिएगा वो समूह और संगठनों को महत्व देते हैं बहुलवादी। क्वेश्चन नंबर 67 नगर राज्य का संबंध माना जाता है। नगर राज्य जो है आपका प्राचीन यूनान से संबंधित है, प्लेटो और अरस्तु के जमाने से। क्वेश्चन नंबर 68 मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा निम्न में से किस विशेषता के लिए की है? एक क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तार्किकता, गोपनीयता। तो मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा इसलिए की है कि राष्ट्रों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की बढ़ोतरी में भूमिका निभाने के लिए। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 69 निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? तो प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का कौन सा साधन नहीं? आपका जो प्रदत्त विधायन है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या डेलीगेटेड पावर जो होता है ये आपका विधायी नियंत्रण का साधन नहीं। बाकी स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और शून्यकाल तीनों ही विधायी नियंत्रण के साधन है। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 70 भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। किसका कथन है? किसने कहा? किसका कथन है ये? तो जो आपके केसी वेयर है उनका कथन है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा केसी वेयर। ये भारतीय संविधान को भारतीय संघ को जो केसी वेयर है भारतीय संघ को अर्ध संघात्मक बोलते हैं। इनमें से कौन राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है? तो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते कौन है वो? एफ.डब्ल्यू. मैटलैंड है। क्योंकि एक इसका बेहद फेमस कोट है और बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। ये कोट भी आप याद कर लीजिएगा, मैटलैंड का कोट है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? तो आदर्शवादी विचारक आपके हिगल है, ग्रीन है और बोसांग है, बेंथम नहीं है क्योंकि ये उपयुक्तवादी विचारक है। तो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 इनमें से किसका संबंध शीत युद्ध से नहीं है? सॉरी, किसका संबंध शीत युद्ध से नहीं है? याद रखिएगा फुलटन भाषण, ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल ये तीनों ही शीत युद्ध से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 74 संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के संदर्भ में देतांत यानी डिटेंटिव का क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थ यह है कि दोनों के मध्य तनाव में शिथिलता, वही देतांत से अर्थ लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे? तो जो राम मनोहर लोहिया है ये आपके विकेंद्रित समाजवाद के समर्थक थे। चौखंबा जो लोकतंत्र है उसके इन्होंने बात की। क्वेश्चन नंबर 76 निम्न में से किस प्रशासकीय अभिकरण के पास कार्य संपादन का एकाधिकार है? तो इसका सही आंसर होगा कार्य संपादन का जो एकाधिकार है सूत्र अभिकरण के पास होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 77 देखिए
कि न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त है, न्यायिक पुनर्वलोकन की जो शक्ति प्राप्त है किसको, तो दोनों जो आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उनको प्राप्त है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78, कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है, यह परिभाषा किसने दी है, तो ये परिभाषा आपकी जॉन डिग्विक की है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए, यह कथन किसका है, तो ये कथन आपका गेटल महोदय का है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है, मूल कर्तव्य कौन सा नहीं है कि लोक निर्वाचन में मतदान करना, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, मूल कर्तव्य नहीं है। तो ए राइट आंसर होगा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 81, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है, ये कथन किसका है, तो ये क्वेश्चन में शायद पहला है वो तो पूरक वाला पूछा था, तो ये किसने कहा कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है, तो ये कथन जो लॉर्ड एक्टन है उनका है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हेनरी फ्यूल की रचना नहीं है, हेनरी फ्यूल की रचना कौन सी नहीं है इसमें से, तो जो आपका द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये मैक्स वेबर की पुस्तक है, याद रखिएगा ये वेबर की पुस्तक है न कि हेनरी फ्यूल की। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, कि कार्ल मार्क्स द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी सही है, वी आई लेनिन स्टेट एंड रिवोल्यूशन ये भी सही है। सी देखिए वे जोसेफ स्टालिन वेज लेबर एंड कैपिटल, ये डिसमैच है, ये बल्कि मार्क्स की रचना न कि स्टालिन की। फेडरिक एंजल्स ऑरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ये सही है। तो इसका सही आंसर सी होगा, जोसेफ स्टालिन वेज लेबर एंड कैपिटल, ये मार्क्स की रचना न कि स्टालिन की। क्वेश्चन नंबर 84, कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हित को विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व मानता है, कौन है ये, तो याद रखूंगा आपको जो हैंस मार्गेंथाउ है, एच.जे. मार्गेंथाउ, इनका ऐसा मानना है। क्वेश्चन नंबर 85, भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी निम्न में से किसे माना जाता है, तो जो सर्वोच्च विधि अधिकारी है वो है आपका भारत का महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन गांधी दर्शन से संबंधित है, तो गांधी दर्शन से कौन सा संबंधित है, तो है आपका एक तो उन्होंने न्यायसत्ता ट्रस्टीशिप की बात की, नई तालीम की बात की, हिजरत की बात की और सर्वोदय की बात की। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 सभी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद जो आपका 324 में है उसका उल्लेख है निर्वाचन आयोग का। क्वेश्चन नंबर 88, कि निम्न में से किस लेख का अर्थ है हम आदेश देते हैं या हम हुक्म देते हैं, तो ये जो परमादेश है उसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। 5 प्रकार की रिट अनुच्छेद 32 के तहत जारी की जाती है। 89, लेसिस फेयर यानी अवबंध या खुला नीति का सिद्धांत किससे प्रभावित था, तो लेसिस फेयर का सिद्धांत किससे प्रभावित था, तो याद रखिएगा स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से प्रभावित था। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने एक अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रैंक क्रॉस को किस वर्ष यह जांचने के लिए आमंत्रित किया कि निष्पादक बजट का भारत में अपनाया जा सकता है, जो निष्पादक बजट है भारत में अपनाया जा सकता है या नहीं। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नेट में एक बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1964। क्वेश्चन नंबर 91, कि निम्नलिखित में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य की आवश्यक तत्व नहीं मानता है, याद रखिए नहीं मानता है, निश्चित भूभाग को आवश्यक तत्व राज्य का नहीं मानता, कौन सा ऐसा विचारक है, तो ये है आपके जॉन सीले। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92, किस वर्ष भारत और पाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य बने, तो 2017 में दोनों ही SCO के पूर्ण सदस्य बन गए। क्वेश्चन नंबर 93 है, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, देखिए ये क्वेश्चन आपका जो अभी शिक्षक बहाली हुई थी उसमें आ चुका, क्योंकि हमसे गलती हो गई, हमने गलत कर दिया इसको। क्वेश्चन नंबर 93,
कि सुमेलित नहीं है या जोड़ा गलत है। तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ है, मसूरी में है, ये सही है आपका। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज जो है आपका हैदराबाद में है। रेलवे स्टाफ कॉलेज आपका जो है कहाँ है, ये आपका बड़ौदा बना कि अहमदाबाद, ये गलत है। सचिवालय और प्रबंध प्रशिक्षण प्रबंध संस्थान नई दिल्ली, ये सही है। तो आपका जो सही ऑप्शन जो सुमेलित नहीं कौन सा, रेलवे स्टाफ कॉलेज अहमदाबाद बल्कि बड़ौदा में, तो सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 94, मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन को निलंबित करने का अधिकार किसको है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है अपने आप में कि किसके पास है कार्यान्वयन को, किसके पास है निलंबित करने का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है ये। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, अभिप्रेरणा की द्विघटक विचारधारा की वकालत किसने की। ये प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये जो आपके हर्ज़बर्ग है वो अभिप्रेरणा के द्विघटक सिद्धांत की बात करते हैं, हर्ज़बर्ग। 96 देखिए कि निम्नलिखित विचारकों को उनसे संबद्ध विचार परंपराओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो एडमंड बर्ग जो है आपके रूढ़िवाद है, रॉबर्ट नॉजिक जो है आपके इच्छा स्वतंत्रवाद है, और जर्मी बेंथम उपयुक्ततावाद से संबंधित है, और जो अलेक्जेंडर मैकेंटायर है ये आपके समुदायवाद से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97, कापलान के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था की सर्वाधिक संभावित परिणति होगी। कब होगी, जब आपकी ये द्विध्रुवीय बाइपोलर सिस्टम हो या द्विध्रुवी व्यवस्था हो, तो उसमें सर्वाधिक शक्ति संतुलन की व्यवस्था परिणित होगी। तो ऑप्शन सी होगी, सी होगा राइट आंसर। 98 देखिए, रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने की बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है, ये टिप्पणी किसने की थी। तो ये टिप्पणी रूसो ने की थी और इससे प्रभावित हुआ तो इसने पुस्तक ईमाइल लिखा, क्योंकि ये भी शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 99, जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता है तो इसका क्या अर्थ है। नहीं होता है तो क्या करना हो, क्या होता है, तो याद रखिएगा, जब केंद्रीय वार्षिक वित्तीय बजट और लोकसभा के द्वारा पारित नहीं हो पाता है तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र प्रस्तुत करता है, क्योंकि उसने लोकसभा में अपना विश्वास मत खो दिया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सा उत्तम शासन का सार है, यानी गुड गवर्नेंस का सार कौन सा इसमें से। तो पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन जो होता है, पार्शियल एंड अकाउंटेबल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वही आपका गुड गवर्नेंस का कोर है या हार्ट है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका जो बिहार या बीपीएससी का है या जो एस्टेट की परीक्षा के लिए पहला मॉडल पेपर, पहला प्रैक्टिस सेट, जो कि हम लोग राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस, उसके लिए जो पीजीटी का पीजीटी वर्ग 11-12 जो 11-12 से परीक्षाओं के लिए स्टेट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो परीक्षा कराई जा रही है मार्च में, उसी के लिए पहला मॉडल पेपर इसको हमने सॉल्व किया। आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, रिवाइज कीजिए और लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि आप स्टेट क्वालिफाई करने के बाद तुरंत आपको फिर जो टीचर रिक्रूटमेंट की बीपीएससी के द्वारा भर्ती होगी उसकी तैयारी में लग जाना है। और देखिए, इस बीपीएससी को हल्के में नहीं लेना है, वो ऐसा प्रश्न सेट कर रहा है, उसके लिए कोई सिलेबस नहीं है। सिलेबस वही है कि आपने कितना अपने विषय में आपने महारत हासिल कर, कंसेप्ट कितना क्लियर है आपका, तो इस आधार पर आप पढ़िए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए।